हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है कोलिजन। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जाने कोलिजन होता क्या है। कोलिजन का बेसिकली मीनिंग है बच्चों, दो चीजों का आपस में टकरा जाना। कोलिजन मींस दो चीजों का आपस में टकराना। तो बच्चों, कोलिजन्स कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन। दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन। लास्ट होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बच्चों, ये तीन टाइप के कोलिजन आपको समझने हैं। पहला क्या है, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन। दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। पहला इलास्टिक, दूसरा इनइलास्टिक, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह समझना होगा कि इस पूरी टॉपिक में आपको कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको इलास्टिक कोलिजन के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी थोड़ी देर से बता दूंगा। ठीक है ना। इन तीनों की डेफिनेशन पहले हम समझते हैं हो क्या रहा है। देखें बच्चों, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। ठीक है ना। m1 की वेलोसिटी है u1 वेक्टर और m2 की वेलोसिटी है u2 वेक्टर। m1 और m2 की वेलोसिटीज क्या है, u1 वेक्टर एंड u2 वेक्टर। और यहां पे हम मानते हैं u1 वेक्टर इज ग्रेटर देन u2 वेक्टर। ये जो m1 है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, m2 की वेलोसिटी कम है। तो बच्चों एक पॉइंट आएगा जब m1 और m2 आपस में क्या कर जाएंगे, कोलाइड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि m1 की वेलोसिटी ज्यादा है, m2 की वेलोसिटी कम है। तो इस पॉइंट पे हम मानते हैं m1 और m2 के बीच में कोलिजन हुआ। ठीक है। कोलिजन के बाद ये दोनों सेपरेट हो गए, m1 और m2। ठीक है ना। कोलिजन के टाइम पे m1 m2 पे फोर्स कहां लगाएगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन m1 m2 पे फोर्स लगाएगा इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन और m2 m1 पे फोर्स लगाएगा इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। सो फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाय 1, वैसे ही फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाय 2। ठीक है। इन दोनों फोर्सेस के कारण इन दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, चेंज। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। ठीक है। एक वेलोसिटी v1 और एक वेलोसिटी v2। बच्चों देखने वाली बात यह है कि ये जो वेलोसिटी v1 है इस बार ये कम होगी और v2 क्या हो जाएगी, ज्यादा। कोलिजन से पहले u2 क्या थी, कम थी और u1 क्या था, ज्यादा। वैसे ही कोलिजन के बाद क्या हुआ, v2 की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा और v1 की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। तो हम देखेंगे ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, कोलिजन से पहले का सीन है। तो ये हम लिख देंगे बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन। और इसके बाद ये देखेंगे हम, ये कौन सी कंडीशन दिखा रहा है, आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले बच्चों m1 किसको अप्रोच कर रहा है, m2 को। कौन किसको अप्रोच कर रहा है, m1 इज अप्रोचिंग m2। कोलिजन के बाद m1 और m2 क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। कोलिजन के पहले m1 किसको अप्रोच कर रहा है, m2 को। कोलिजन में ये दोनों आपस में साथ में आ जाएंगे क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कोलिजन। कोलिजन के बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो कोलिजन से पहले u1 माइनस u2 हमें क्या दिखाएगा,
जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, तो u1 माइनस u2 क्या देगा आपको? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले u m1 m2 की तरफ कितनी वेलोसिटी से जा रहा है उसको कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये क्या होगा? u1 माइनस u2। वैसे ही कोलिजन के बाद m1 और m2 क्या होंगे बच्चों? आपस में सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां पे v2 माइनस v1 हमें क्या देगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों, क्योंकि इसी चीज से हम क्या डिफाइन करने वाले हैं आगे जाके? इससे हम डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को। तो मैंने आपको अभी तक क्या समझाया? ये एक ऑब्जेक्ट है m1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, इसकी वेलोसिटी है u1 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी है u2। u1 u2 से क्या है? ज्यादा है। वैसे ही फिर क्या हुआ? इस पॉइंट पे ये दोनों कोलाइड हुए। कोलिजन के समय m2 पे फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, m1 पे फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। m1 की वेलोसिटी हो गई v1, m2 की वेलोसिटी कितनी हो गई? v2। u1 माइनस u2, अगर हम u1 में से u2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, मतलब m1 m2 की तरफ किस वेलोसिटी से जा रहा है? u1 माइनस u2। वैसे ही हम v2 माइनस v1 करेंगे तो क्या मिलेगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना? तो बच्चों अगर हमें डिफाइन करना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई से डिनोट करते हैं उसको। ई क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है? ये डिफाइन होता है E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। E क्या है बच्चों? यहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है? एक रेशो है। किसका रेशो है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। आप लोग इतना बस पहले बच्चों नोट कर लें। नोट कर लिया? ठीक है बच्चों, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अगर अब हम आगे देखें तो हमें समझ आता है कि अगर ये दो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये कोलिजन हो रहा है, ठीक है ना, उस पॉइंट पे यदि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, बात को ध्यान से समझना बच्चों। अब हम आ चुके हैं कौन से टॉपिक पे? इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। अब कौन सा टॉपिक शुरू हो चुका है? इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। मैंने आपको सबसे पहले एक जनरल कंडीशन बताई कोलिजन की, दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए और ये पूरा आपको समझा दिया। अब हम कौन से टॉपिक पे आ चुके हैं? इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। देखें बच्चों, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन, इस पॉइंट पे जो लॉस ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। और एनर्जी का लॉस कैसे हो सकता है बच्चों? एक बार सोचो, या तो हीट के फॉर्म में हो सकता है लॉस, या तो साउंड के फॉर्म में लॉस हो सकता है, या तो हीट के फॉर्म में या तो फिर साउंड के फॉर्म में। इन दोनों ही फॉर्म में अगर एनर्जी लॉस नहीं होता है, एक आइडियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, एक आइडियल कंडीशन में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन यहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो उस कंडीशन में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू क्या होगा? इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बात को ध्यान से समझना बच्चों,
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन कोई एनर्जी लॉस नहीं है। एनर्जी लॉस ना होने के कारण 1/2 m1 u1 स्क्वायर, मतलब कोलिजन से पहले m1 की काइनेटिक एनर्जी प्लस कोलिजन से पहले m2 की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, कोलिजन के बाद m1 की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। तो इलास्टिक कोलिजन की पहचान क्या है? पहली चीज, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले की टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ साउंड। और हम ये मानते हैं कि ये दोनों बॉल्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वैक्यूम में मूव कर रही हैं, तो यहां पे कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है। एक आइडियल कंडीशन है ये। तो बच्चों, इलास्टिक कोलिजन क्या रियल में हो सकता है? हाँ, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि हम मान लेते हैं, कभी कभी हम मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच का जो कोलिजन होता है उसको एक नियरली मान लिया जाता है कि वो कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। अदरवाइज ये कोलिजन ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं होता है। बच्चों, दूसरा टाइप का कोलिजन आता है, दूसरे टाइप का कोलिजन आता है जिसे हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन आ गया बच्चों? इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन शुरू करने से पहले एक और चीज बताना है आपको इलास्टिक कोलिजन के बारे में। वो क्या है कि इस कोलिजन में मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1u1 प्लस m2u2 बराबर क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2। ये बात भी याद रखना। वैसे तो जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो इलास्टिक कोलिजन में भी होता है और इनइलास्टिक कोलिजन में भी होता है, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ किस में होता है बच्चों? इलास्टिक कोलिजन में होता है। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, यहीं से डिफरेंस आता है। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is not equals to kinetic energy after collision. Kinetic energy before collision is not equals to kinetic energy after collision. ठीक है ना? ऐसा क्यों इनइलास्टिक कोलिजन के केस में? क्योंकि इस कंडीशन में आइडियल कंडीशन अप्लाई नहीं की गई है। इनइलास्टिक कोलिजन के केस में आइडियल कंडीशन अप्लाई नहीं की गई है। जैसे यहां पे था, हम मान लेते हैं देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड, बट इस केस में हम मानेंगे देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। हीट और साउंड के फॉर्म में यहां पे एनर्जी लॉस होगा, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो कोलिजन से पहले होगी वो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद नहीं होगी। नोट करो बच्चों इतना। साउंड, तो अगर एनर्जी लॉस होती है बच्चों तो ये कंडीशन फिर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बट इनइलास्टिक कोलिजन में क्या वर्क कर जाता है? मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन में भी वर्क करता है। तो यहां लिख देंगे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। बट 1/2
m1u1 square plus 1 by 2 m2u2 square is not equals to 1 by 2 m1v1 square plus 1 by 2 m2v2 square। तो आज आपको इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इलास्टिक कोलिजन एक आइडियल कंडीशन पर बेस्ड है कि लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, बट इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी लॉस्ट कहां होती है बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। अब हमें देखना होगा बच्चों कि कोलिजन के लिए क्या फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। कॉन्सेप्ट को पकड़ना, क्या कोलिजन के लिए दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी होता है? देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। बच्चों अगर आप इन जनरल केस में देखें, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ये u1 वेक्टर वेलोसिटी से चला जा रहा था। दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, ये u2 वेक्टर वेलोसिटी से जा रहा था, सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक है ना। तो ये आपस में एक समय पे आकर के कोलाइड कर गए, और इसी से हमने समझा कि कोलिजन क्या है, और थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं। बट पॉइंट क्या है, क्या कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है? तो आंसर इज नो। ये कैसे हो सकता है बच्चों? आप इमेजिन करें, जस्ट एक कंडीशन है, यहां एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, और अगर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहां से चला आ रहा है जिसकी वेलोसिटी है u1, और इस वाले चार्ज की वेलोसिटी क्या है? u2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, और अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में क्या होगा बच्चों? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जैसे ही ये चार्ज इधर तक पहुंचेगा तो ये इससे बिना कोलाइड किए ही वापस आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट हुआ, दोनों चार्जेस एक दूसरे से टकराए, ऐसा नहीं हुआ, ये एक लीस्ट डिस्टेंस से वापस आ गया, तो इस कंडीशन को भी कोलिजन मानेंगे। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि दो चार्जेस के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस केस में वो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो एक दूसरे से दूर भागे। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे, और विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट इस चार्ज ने इस चार्ज पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, और ये यहां वापस आ गया। इससे समझ आता है कि कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। और ये चीज आपने कहां देखी होगी? क्लास 10th में, सॉरी क्लास 9th में आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुआ था, जिसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। उसमें क्या हुआ था बच्चों? एक गोल्ड फॉइल रखी गई थी, उस गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करा दी गई थी। अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों? +2। तो रिजल्ट्स क्या आए थे? कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए थे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स इसको पेनिट्रेट कर गए थे, मतलब सीधे जा चुके थे, सॉरी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री से वापस आ गए थे, आए और तुरंत वापस आ गए। तो उनके बीच में, और जो एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, बेसिकली ये जो अल्फा पार्टिकल्स वापस आए थे वो किसके सामने आ गए थे? एक्चुअल में वो न्यूक्लियस के सामने आ गए थे। तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी क्या हुआ था? कोलिजन। बट उस कोलिजन में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। तो बच्चों अब हम समझते हैं व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मैंने आपको अभी तक कितने टाइप के कोलिजन बताए? इलास्टिक कोलिजन,
इनइलास्टिक कोलिजन। अब मुझे आपको समझाना है व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कैसा होता है बच्चों? इसमें कोलिजन के बाद दो बॉडीज आपस में स्टिक कर जाती हैं, आपस में एक हो जाती हैं। जैसे मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी बच्चों u2 बराबर है 0। ठीक है ना? जैसे ही ये ऑब्जेक्ट जाएगा, इससे टकराएगा, तो इनके बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा। लेकिन कोलिजन के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट्स साथ में मूव करने लगेंगे v वेलोसिटी से। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो गए? स्टिक हो गए, आपस में एक हो गए और एक ही साथ मूव करने लगे। तो इस टाइप का जो कोलिजन है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। तो आप इसमें लिख लेंगे इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कमाल की बात यह है बच्चों, इस कंडीशन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जाता है। मतलब m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। मतलब क्या होगा? m1 क्या है? एज इट इज u1 की वेलोसिटी u1 ही है, ये रेस्ट पे था तो यहां इसका मोमेंटम क्या हो गया? 0। फिर ये दोनों कंबाइन होके मूव करने लगे तो m1 प्लस m2 और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? v वेलोसिटी से। तो बच्चों अभी तक आपको यह समझ आया होगा कि इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं। इन तीनों में कॉमन चीज क्या है कि तीनों में मोमेंटम कंजर्वेशन वर्क करता है, चाहे वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, इनइलास्टिक कोलिजन हो। ठीक है ना? और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ काय में कंजर्व होती है बच्चों? इलास्टिक कोलिजन में। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। इन द सेम वे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। अब हम आते हैं हेडिंग्स पे और डेफिनेशंस पे। अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसकी डेफिनेशन आपको मैं लिखवाता हूं। बच्चों ये लिखी हुई है डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन काय की है? कोलिजन की। A collision is said to occur between two bodies if they physically collide against each other or if the path of one is affected by the force exerted by the other। तो बच्चों यहां पे कह रहा है कि कोलिजन कब माना जाता है? या तो दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो या फिर एक बॉडी का रास्ता दूसरी बॉडी के कारण अफेक्टेड हो। तो फिजिकली कोलिजन का मैंने आपको क्या समझाया था? m1 मास का ऑब्जेक्ट किससे टकराया था? m2 मास के ऑब्जेक्ट से। और मैंने इसका एग्जाम्पल आपको क्या दिया था? व्हेन द पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर, जिसमें मैंने आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच का कोलिजन बताया था, जिससे बिना ही कोलाइड करे ये चार्ज पार्टिकल वापस आ गया था। ठीक है? वैसे ही इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन क्या है? इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन देन इट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। वैसे ही इनइलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन क्या है? इफ देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन देन इट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ठीक है? तो एक इलास्टिक कोलिजन, एक इनइलास्टिक कोलिजन और दूसरी डेफिनेशन क्या है? कोलिजन। अब हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये डेफिनेशन है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की। क्या है? इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन and move as a single body with common velocity, then the collision is said to be perfectly inelastic collision।
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज क्या हो जाती हैं बच्चों, स्टिक हो जाती हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि कोलिजन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोलिजन क्या होते हैं, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कैसा होता है। बच्चों अब हमें करना पड़ेंगे डेरिवेशंस, ठीक है ना। तो सबसे पहला डेरिवेशन हम काय का लेके आ रहे हैं, सबसे पहला डेरिवेशन आएगा इलास्टिक कोलिजन का। हम प्रूव करेंगे इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। और जो इलास्टिक कोलिजन होता है बच्चों, उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू 1 होती है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो सपोज ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। इसकी वेलोसिटी है u1 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी है u2 वेक्टर। ये m1 और m2 के बीच में कोलिजन हुआ, क्यों, क्योंकि u1 वेक्टर इज ग्रेटर देन u2 वेक्टर। फिर कोलिजन के बाद ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, m1 और m2। इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी होती है v2 वेक्टर, ठीक है ना। अब ये जो कोलिजन है बच्चों, ये कैसा है, इलास्टिक कोलिजन। और ये भी हम लिख लेते हैं कि v2 इज ग्रेटर देन v1। बच्चों ये इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन में से 1/2 कॉमन लेते हैं, इस इक्वेशन में से 1/2 और कैंसिल कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही इलास्टिक कोलिजन में एक और कंजर्वेशन होता है मोमेंटम का। तो क्या लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये दोनों इक्वेशंस नोट करो बच्चों। अब देखें हम इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये इस इक्वेशन को 1 दे देते हैं, इसको 2। इक्वेशन 1 देखें बच्चों ध्यान से, ये m1 u1 स्क्वायर, यहाँ m1 v1 स्क्वायर को यहां ले आए तो यह आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। बच्चों m1 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहां से m2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब m1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1। वैसे ही यहां लिख सकते हैं m2 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। बच्चों यहां पे लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 2। आपने इक्वेशन नंबर 1 को ऐसा लिख दिया, m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, यहां m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है, सॉरी इक्वेशन 2 में क्या कर सकते हैं, m1 u1, ये m1 v1 यहां ले आएंगे, m1 v1 माइनस में आ गया इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। यहां से m1 कॉमन लेते हैं, u1 माइनस v1, यहां से m2 कॉमन लेते हैं, v2 माइनस u2। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। बच्चों ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 3, इसको डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 4 से। तो यह इक्वेशन 3 क्या है, m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 इंटू v2
प्लस U2 अपॉन ये इक्वेशन M1 U1 माइनस V1, ये अपॉन में M2 V2 माइनस U2, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल होंगे, तो U1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू V2 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों U2। अब इस स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं, U1 माइनस U2, इस U2 को यहां लेकर के आते हैं, इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। इससे प्रूफ होता है बच्चों कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है बच्चों, एक रेशो है किसका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के केस में ये दोनों ही वेलोसिटीज इक्वल होती हैं, तो हम लिख सकते हैं ये भी अगर जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो और ये दोनों इक्वल है, तो इनका रेशो कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो इलास्टिक कोलिजन के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। अब हम इसके बाद देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। बच्चों उससे पहले हम इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, इलास्टिक कोलिजन के कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे जो टॉपिक मैंने अभी बोला है, ठीक है ना। वो क्या है, सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2, मैंने देखा कि कोलिजन के बाद M1 और M2 की वेलोसिटीज क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। कोलिजन के बाद M1 और M2 की वेलोसिटीज क्या हो गई हैं, M1 की वेलोसिटी थी U1 जो कि काय में बदल गई V1 में, M2 की वेलोसिटी थी U2 जो कि बदल चुकी है V2 में। तो अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज V1 एंड व्हाट इज V2। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे V1 एंड V2, तो आपको पता है अभी हमने प्रूफ किया है U1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू U2 प्लस क्या लिख सकते हैं V2। यहां पे V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, U2 माइनस U1, V1 की वैल्यू निकाल रहे U2 माइनस U1 प्लस V2, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों V1 की। अब ये V1 की वैल्यू अभी सब्सटीट्यूट भी करनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, V2 की, तो V2 की वैल्यू क्या आएगी, U1 माइनस U2 प्लस V1 इज इक्वल्स टू क्या है V2। कोलिजन हुआ था ना, इन शॉर्ट समझा देता हूं, ये M1 था, ये M2 था, इसकी वेलोसिटी U1 थी, इसकी वेलोसिटी U2 थी, इनके बीच में कोलिजन हुआ था M1 M2, इसकी वेलोसिटी हो गई थी V1, M1 की वेलोसिटी V1, M2 की वेलोसिटी कितनी हो गई थी V2। तो ये V1 और V2 निकालने के लिए पहला स्टेप है, ठीक है ना। अब हम इन स्टेप्स का क्या करेंगे बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन में ये स्टेप्स पुट कर देंगे, ये वैल्यूज V1 और V2 की। तो V1 और V2 की वैल्यू क्या है, V1 इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस V2 और V2 इज इक्वल्स टू U1 माइनस U2 प्लस V1। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करते हैं, V1 की, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी V2 की, देखते हैं M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये V2 की वैल्यू यहाँ V1 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 U2 माइनस U1 प्लस V2 प्लस M2 V2। हमने वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट की है, V1 की यहां पे, तो हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, V2 की, ठीक है ना। तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू
m1u2 माइनस m1u1 प्लस m1v2 प्लस m2v2। अब हम क्या कर सकते हैं, इस m1u1 को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, m1u1 नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, फिर से m1u1 जो पहले से यहां है प्लस m2u2, और ये जो है इज इक्वल्स टू m1u2 प्लस m1v2 प्लस m2v2 एज इट इज। m1u1 क्या हो जाएगा, 2m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1u1, यहां से हम v2 कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस m1 प्लस m2, यहां v2 क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन। ये m1u1 जो है ये इस तरफ लेके आ जाओ आप लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2m1u1 माइनस m1u1, ठीक है, ये m1u1 यहां आ चुका है, और यहां पे m1u2 बचेगा, बिग मिस्टेक, दिस इज m1u2, यहां m1u2 आएगा बच्चों, ठीक है ना, तो m1u1 माइनस m1u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v2, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इस m1 m2 को यहां भेज देंगे, तो ये आएगा 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m1u2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों अब हम समझने की कोशिश करते हैं, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, हेडिंग डालें वेलोसिटीज v1 एंड v2 आफ्टर कोलिजन। देखो m1 m2 इनकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं u1 एंड u2, ये दोनों एक पॉइंट पे आकर के कोलाइड कर गए, और m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। वेलोसिटी ऑफ m2 कितनी हो गई बच्चों, v2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी v1 एंड व्हाट इज वेलोसिटी v2। तो इसके लिए हम काय का यूज करेंगे, अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2, तो हम क्या लिख सकते हैं, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अब क्या करेंगे, हम इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। हम यहां से v2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो कितनी आएगी, v1 प्लस u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, v2। अगर इस इक्वेशन में v2 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, v1, और अगर v1 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, v2। तो क्या रखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2, v2 की जगह ये वैल्यू रख देते हैं v1 प्लस u1 माइनस u2, ये v2 की वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां कितना आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u2 माइनस m2 u2, ठीक है ना। अब इस स्टेप में क्या होगा, ये जो माइनस m2 u2 है ये इस तरफ लाएंगे, तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये m2 u2 यहां आएगा तो आ जाएगा प्लस m2 u2, इस तरफ क्या बचेगा, m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u2। बच्चों m1 u1 प्लस 2 m2 u2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u2। बच्चों
ये जो आप देख रहे हैं M2U2, इस M2U2 को हम इस तरफ भी ला सकते हैं, M2U2 इधर लाते हैं तो यहां आ जाएगा M1U1 प्लस 2M2U2। सॉरी, यहां पे M1V1 आ चुका है, M2V1, ये M2U2, ये है M2U1, सॉरी, ये M2U1 देन माइनस M2U2, तो यहां पे क्या बचेगा M2U1। ये M2U2 तो यहां आ चुका है, तो ये 2M2U2 हो गया। यहां पे जो M2U2 था इसकी जगह क्या है बच्चों, M2U1 है, ठीक है ना। तो ये जो M2U1 है ये इस तरफ लाते हैं अपन इसे, तो ये आ जाएगा माइनस M2U1, माइनस M2U1 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये M1U1 है, ये M2U2 है, इन दोनों में से अगर हम U1 कॉमन ले लेते हैं, लेट्स टेक U1 कॉमन, तो क्या आ जाए, यहां पे क्या आ जाएगा M1 माइनस M2, ठीक है, प्लस 2M2U2 एज इट इज इक्वल्स टू, यहां से हम M1V1 प्लस M2V2 लिखा है यहां पे, एक्चुअल में M1V1 प्लस M2V1, अगेन मिस्टेक, सॉरी, M1V1 प्लस M2V1, तो यहां से V1 कॉमन लेते हैं तो यहां आ जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन है। इस V1 की वैल्यू निकालने के लिए हम M1 प्लस M2 को इधर पे इस पे अपॉन में लेके आएंगे, तो U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू प्लस 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू V1। तो बच्चों ये किसकी वेलोसिटी आ गई, M1 की वेलोसिटी V1 आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी आई, कितनी आई, U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू V1। बहुत आसान है इसको निकालना, आपके पास एक इक्वेशन है U1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू U2 प्लस V2, आपने किसकी वैल्यू निकाली है बेटा, V2 की, V2 की वैल्यू क्या है, V1 प्लस U1 माइनस U2, ये वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करना है, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। अब हम फाइंड आउट करते हैं V2, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ 2 आफ्टर कोलिजन, दैट इज M2 की वेलोसिटी, ठीक है। देखो बच्चों, आपके पास ये इक्वेशन है U1 प्लस V1 बराबर U2 प्लस V2। हम इस इक्वेशन से अगर V1 की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, V1 इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस V2, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल ली हमने V1 की, और यही V1 की वैल्यू यदि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों, V2 की। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2, तो यहाँ पे M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1U2 माइनस U1 प्लस V2 प्लस क्या आ जाएगा M2V2, तो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1U2 माइनस M1U1 प्लस M2V2 प्लस M2 M1, सॉरी, यहाँ M1V2 प्लस M2V2, ठीक है बच्चों। यहाँ M1U1 कैसा है, पॉजिटिव, इस तरफ आएगा तो क्या, इस तरफ क्या है, ये नेगेटिव, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो M1U1 पॉजिटिव प्लस M1U1 जो पहले से है प्लस M2U2
इज इक्वल्स टू m1u2 प्लस m1v2 प्लस m2v2। ये कितना आ जाएगा 2m1u1 प्लस m2u2। बच्चों ये m1u2 को इस तरफ ले आए तो क्या आ जाएगा माइनस m1u2 इज इक्वल्स टू m1v2 प्लस m2v2। यहां पे हम इसमें से u2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2m1u1 प्लस u2 कॉमन ले लेते हैं, तो m2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v2। इस v2 के साथ m1 m2 मल्टीप्लीकेशन में है, अपॉन में यहां पे इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर यहां पे बीच में पॉजिटिव का साइन एज इट इज, u2 m2 माइनस m1 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या है बच्चों वेलोसिटी ऑफ m2 आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद m2 की वेलोसिटी है। ठीक है, अब बच्चों हमें देखना होगा व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पे आपका इलास्टिक कोलिजन का पार्ट खत्म होता है। अब आपको क्या पढ़ना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। और इनइलास्टिक कोलिजन में हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये भी प्रूव करेंगे कि इनइलास्टिक कोलिजन के केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन is greater than the relative velocity of separation after collision। ठीक है बच्चों, तो चलो प्रूफ करते हैं। वापस से वही कंडीशन है, ये बॉल्स कब से चली आ रही हैं m1 u1, यहाँ पे m2 इसकी वेलोसिटी u2, ये दोनों कंबाइन हुए m1 एंड m2। फिर इसके बाद ये सेपरेट हो गए, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v2। लेकिन बच्चों इस बार जो कोलिजन हुआ है वो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है। इनइलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो इस केस में क्या हो रहा है वेलोसिटी का लॉस हो जाएगा, क्योंकि किसका लॉस हो रहा है अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो मोमेंटम कंजर्वेशन तो हर जगह इक्वल है, वो कोई सा भी कोलिजन हो मोमेंटम कंजर्वेशन हर जगह एप्लीकेबल है। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। चेंज आता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन में। इस केस में 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। ये बता रहा है कि कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, फिर कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई लॉस्ट हुई। वो कहां लॉस हुई है बेटा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्यों हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जो हमने निग्लेक्ट किया है किस कंडीशन में इलास्टिक कोलिजन में, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन तो आइडियल कंडीशन है, बट यहां पे हम आइडियल कंडीशन नहीं मान रहे हैं, हम रियल कंडीशन की बात कर रहे हैं जहां पे एनर्जी लॉस होती है। ठीक है ना, तो बच्चों अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो अगर इसमें से 1/2 अगर हम कॉमन लेते हैं और इसको एक तरीके से लिखें तो क्या आएगा m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही यहां पे m1u1 है, यहां m1v1 है, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। इस केस में हम क्या लिख सकते हैं
m1 u1 माइनस इस वाली टर्म को यहां लाएं, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। तो m1 कॉमन u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 कॉमन v2 माइनस u2। ठीक है, प्लस आप यहां पे भी एक टर्म्स देख रहे हैं, ये जो है m1 u1 स्क्वायर और ये m1 v1 स्क्वायर, इसको इस तरफ लाएं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का m1 v1 स्क्वायर, और m2 u2 स्क्वायर इस तरफ भेज देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर is greater than m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। इधर पे बच्चों m1 कॉमन लेंगे तो बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 कॉमन लेंगे बचेगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं, ऊपर लिख रहे हैं, आप लोग नोट करते जाना साथ में। ठीक है, यहां m1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं u1 प्लस v1, u1 माइनस v1 ग्रेटर देन m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। और यहां पे ये है ये वाली टर्म, ये वाली सॉरी, इसके अपॉन में डिवाइड कर देते हैं इससे, m1 u1 माइनस v1 और यहां m2 v2 माइनस u2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचेगा u1 प्लस v1 इज ग्रेटर देन v2 प्लस u2। तो ये इस तरफ लेके आएंगे तो u1 माइनस u2 इज ग्रेटर देन v2 माइनस v1। इससे क्या प्रूफ होता है बच्चों कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन is greater than relative velocity of separation after collision। relative velocity of approach u1 minus u2 क्या दिखा रहा है, relative velocity of approach is greater than relative velocity of separation। तो इसका मतलब क्या हुआ, that means there is some loss of energy। why? because the velocity is decreasing, वेलोसिटी भी डिक्रीज हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, तो वो जो एनर्जी लॉस हुई है वो कहां चली गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। ठीक है बच्चों, तो इसका जो ई निकालेंगे वो क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब आप लोग खुद सोचो इसका ई की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी। तो बच्चों इनइलास्टिक कोलिजन के केस में ई की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है बट 1 से लेस होती है। इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 1। अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, रफ करते जा रहे हैं हम। ठीक है, आप लोग नोट करते जाओ। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, 0 यहां पे आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये 1। ठीक है बच्चों, ये e की वैल्यू यहां रख दी, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखें और पूरी इक्वेशन में u1 माइनस u2 से मल्टीप्लाई कर दें, हर जगह कैसे मल्टीप्लाई कर दें, यहां u1 माइनस u2 से, यहां भी और यहां भी, तो क्या मिलेगा, u1 माइनस u2 इंटू 0 v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इंटू u1 माइनस u2 इंटू 1 इंटू u1 माइनस u2, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लीकेशन 0 v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये v2 माइनस v1 एक्चुअल में
स्मॉलर देन है किससे, u1 माइनस u2 से, और v2 माइनस v1 किससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा है। सो दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक, sorry, this is the proof that in case of inelastic collision, coefficient of restitution is what, between, is greater than 0 but smaller than 1. Okay, बच्चों अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में हमें काय की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। जैसे ये दोनों टकराए ना, एक बार और बना देते हैं डायग्राम, नो प्रॉब्लम। m1 m2, फिर से m1 m2 के बीच में कोलिजन, m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, v1 और v2 की वेलोसिटी, ये सॉरी v1 एंड v2 वेलोसिटीज फाइंड आउट करना है, जैसे हमने काय में फाइंड आउट करके दिखाया था आपको, इलास्टिक कोलिजन के केस में। तो E बराबर क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। E क्या होता है बच्चों, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, E इंटू u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो E मल्टीप्लाइड u1 माइनस u2 प्लस v1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, v2 की वैल्यू आ जाएगी। वापस से जैसे इलास्टिक कोलिजन में किया था, इन दोनों, ये जो v2 की वैल्यू है इसे काय में पुट कर देना होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहां आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में E इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1, E इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1। अब इस m2 को ब्रैकेट के अंदर लेकर के जाते हैं तो क्या मिलेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 E u1 माइनस u2 प्लस m2 v1। ठीक है, अब ये m1 u1 m2 u2 है, यहां m2 v1 है, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, m1 u1 एज इट इज, इस तरफ ये पूरा ब्रैकेट लेके आते हैं तो माइनस m2 e u1 माइनस u2, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, m2 u2, इसको भी हम यहीं पे रहने देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पे m2 u2 एज इट इज रहेगा, m2 u2, ठीक है, और अच्छे से लिख देते हैं, प्लस m2 u2, और यहां पे m1 v1 बचता है और m2 v2, तो m1 प्लस m2 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, v1, ठीक है। तो ये m1 m2 यहां पे भेज देंगे तो कितना आएगा, m2 u2 प्लस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m2 e u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू v1। ये काय का डेरिवेशन हुआ बच्चों, वेलोसिटी v1, किसकी वेलोसिटी, m1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। अब हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, ये क्या निकाली v1, अब हम क्या निकालेंगे v2, और अगर v2 वेलोसिटी निकालनी है तो मोमेंटम कंजर्वेशन में किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, v1 की, ठीक है ना। अभी किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी,
V2 की, तो किसकी वैल्यू मिल गई थी? V1 की। अब हम किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? V1 की, तो किसकी वैल्यू मिलेगी? V2। V1 को इस तरफ लाओ, तो यहाँ जाएगा V2 माइनस E इंटू U1 माइनस U2, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, V2E इंटू U1 माइनस U2 M2 V2 प्लस में M2 V2। तो क्या आ जाएगा? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V2 माइनस M1E U1 माइनस U2 प्लस M2 V2। बच्चों हमें वैल्यू किसकी चाहिए है? V2 की, तो इसको यहां भेज देते हैं, इस पूरी टर्म को। तो यहां क्या आ जाएगा? M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस M1E इंटू U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू M1 V2 प्लस M2 V2। तो यहाँ M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस M1E U1 माइनस U2 V2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये M1 प्लस M2। ये M1 प्लस M2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ डिवीजन में आएगा, तो कितना आ सकता है यहाँ पे? M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस ME U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? V2। यहां पे E क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। E क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है ना? तो V2 का फॉर्मूला क्या बन गया? यहां M1E है, M1E M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, M1E U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू V2। आप लोग चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना इसको, बट V2 का फॉर्मूला निकालते आपसे आ चुका है। बच्चों इनइलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, और कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है? यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ ना, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा के इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर M1 M2 अपॉन 2M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। क्या है बच्चों? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? एक बार फिर से लिखते हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर M1 M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड M1 प्लस M2। ये भी प्रूव करना है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन V1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इस स्टेप को नोट करो आप लोग। तो बच्चों ये था हमारा प्यारा सा वीडियो जिस पे आज हमने सीखा how to calculate the velocities after the collision in case of elastic collision and inelastic collision। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।